कबीर ने कहा, अब यह बताओ कि मेरा साथ देने कौन कौन मेरे साथ आएगा और कौन कौन कायर बनकर यहीं बैठा शोक मनाता रहेगा। मेरे पास गम बनाने के लिए समय नहीं बचा है, क्योंकि पहले ही हमने बहुत समय गंवा दिया। जो भी मेरे साथ आना चाहता है वह मेरा हाथ पकड़े और मेरे साथ सब शपथ ले ले कि आज से हमारा जीवन सिर्फ बदला लेने के लिए समर्पित है। जिसने हमारे घरों को बर्बाद किया है हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। कबीर का आक्रोश देखकर कुछ गर्मजोश लोगों ने कबीर का साथ दिया और उसका हाथ पकड़कर एक साथ एक आवाज़ में जोर से कहा, हाँ हाँ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम ठीक कहते हो, हम जैसे लोगों के साथ कोई नहीं होता है, ना सरकार ना ही ये बड़े बड़े लोग। और जब यह लोग हमारे साथ नहीं तो हम इन सब की गुलामी क्यों करें। हमें भी अपना रास्ता देखना होगा। उन सभी लोगों ने पेड़ों से मोटी मोटी टहनियाँ तोड़ी और अपने अपने घरों से औजार उठाए। किसी के हाथ में हंसियाँ था तो किसी के हाथ में घास काटने वाली दरान थी। घर की औरतें डरने लगी थी। उन्होंने अपने आदमियों को रोकते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो? यह लड़का बहुत छोटा है, अभी इसे समझ नहीं। हमारा परिवार है, हम बदला कैसे ले सकते हैं? यह सब पुलिस का काम है। गांव वालों ने एकजुट एक आवाज़ में कहा, अगर पुलिस वालों को हमारा साथ देना होता तो पहले ही दे देते, इन सब की नौबत नहीं आती। तुमने देखा नहीं, पूरा दिन हो गया कोई हमारे पास आया हमारा हाल पूछने, हमारी खबर लेने नहीं ना। तो बस अब और नहीं, बहुत अत्याचार सह लिए हमने, अब हम बदला लेंगे। कबीर आगे आगे था और कबीर के पीछे पीछे सारी जनता। बालू और विवेक कबीर को रोकना चाहते थे, लेकिन कबीर का खून उबल रहा था। वह गुस्से से भरा हुआ था। वह बालू और विवेक को झटक कर आगे बढ़ गया। कबीर का गुस्सा देखकर काकी ने बालू से कहा, तुम उसके साथ जाओ, अभी अभी हमने रेखा को खोया है, अब हम किसी और को नहीं खोना चाहते हैं। तुम उसके साथ जाओ, उसकी बात मानो। सच कह रहा है वह, अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। हमने सरपंच जमींदार सबको समझाने की कोशिश की थी, लेकिन इन लोगों ने हमारे साथ जो किया है वह माफ़ी के लायक नहीं। तुम्हें अपने बेटे की बात माननी होगी। वह भले ही उम्र में छोटा है, लेकिन आज उसने बहुत बड़ी बात कही है। ऐसे हाथ पर हाथ धरे रहने से कुछ नहीं होगा। वैसे भी हमारे पास अब बचा ही क्या है, हम पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। बालू, ना धन दौलत है, ना बचाया हुआ पैसा और ना ही हमारे पास जानवर, सब कुछ तो उन्होंने तहस नहस कर दिया है। अब वैसे भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए जैसा कबीर कह रहा है वैसा करो। अगर तुम्हारी रगों में मेरा खून दौड़ रहा है तो तुम अपनी पत्नी की मौत का बदला लो। तुम्हारी माँ तुमसे कह रही है, जाओ बालू, आगे बढ़ो और अपने बेटे का साथ दो। अपनी माँ की बात सुनकर बालू के चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ उभर आई थी। उसने बगल में पड़ा हुआ हंसिया उठाया और सबसे आगे अपने बेटे के साथ जाकर खड़ा हो गया। इधर विवेक भी उन लोगों के साथ जाने को तैयार हुआ, लेकिन महुआ और राधिका ने उसे पीछे खींच लिया। राधिका ने भीगी पलकों से विवेक को देखते हुए कहा, नहीं विवेक नहीं, तुम इस लायक नहीं हो और ना ही हम इस लायक हैं कि किसी को खोकर जी सके। तुम हमारे परिवार के इकलौते मर्द हो, हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। अंदर चलो विवेक। विवेक ने राधिका से कहा, तुम यह क्या कह रही हो राधिका, हमें इन लोगों का साथ देना होगा। राधिका ने रोते हुए और विवेक के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, हम इस लायक नहीं हैं विवेक, तुम चलो यहाँ से। विवेक ने जोर से राधिका से हाथ छुड़ाते हुए कहा, तुम हमें कायर बना रही हो राधिका, क्या कर रही हो तुम हमें जाने दो। राधिका ने रोते हुए कहा, विवेक मैं पेट से हूँ, तुम बाप बनने वाले हो, मत करो ऐसा, कहीं मत जाओ, हमारे लिए ना सही, अपने होने वाले बच्चे के लिए सही, कहीं मत जाओ। विवेक मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ। राधिका की बात सुनकर विवेक का मुँह खुला का खुला रह गया। महुआ भी राधिका को हैरानी से देख रही थी। बिंदिया गायत्री के पीछे पीछे चल रही थी, मन में उथल पुथल भी थी और लाखों सवाल भी। आंखों में एक अलग सी उत्सुकता और खुशी नजर आ रही थी।
बरसों बाद किसी खोए को दोबारा पाने की जो खुशी होती है, वही बिंदिया के चेहरे पर नजर आ रही थी। बिंदिया ने पीछे मुड़कर मालती की तरफ देखा और उसे नाराज होते हुए कहा, पैरों में मेहंदी रचाई है क्या? कितने धीमे धीमे चलोगी, हमसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा है, जल्दी जल्दी चलो मालती। मालती ने मुंह बनाते हुए बिंदिया से कहा, हम इससे ज़्यादा तेज़ तो नहीं चल सकते हैं बहू रानी, आपका क्या कहें, आप तो खुशी के मारे पागल हो रही हैं, इसलिए पैरों में पहिए लग गए हैं। आप चलिए, हम आ रहे हैं। और ऐसा कहकर मालती धीरे से मुस्कुरा दी। मालती की बात का मतलब समझ आते ही बिंदिया भी मुस्कुराने लगी। सामने एक छोटा सा कच्चा पक्का घर दिखाई दे रहा था। बिंदिया गायत्री के पीछे पीछे उस घर के अंदर चली गई। घर में गैलरी से होते हुए खुला आंगन था। मालती ने तो घर के अंदर घुसते ही बुरा सा मुंह बना लिया था, लेकिन बिंदिया, उसकी आंखों में सिवाय उत्सुकता के और कुछ भी नहीं था। गायत्री ने आंगन में चारपाई बिछाई और जल्दी से सोनाली को आवाज लगाते हुए कहा, अरे बिटिया, जल्दी से कोई नई चादर लेकर आओ, देखो तो कितने बड़े लोग आए हैं। सोनाली रसोई में थी, धीरे से अपनी वैसाखी उठाकर आंगन में आई और सामने बिंदिया को खड़े देखकर वह आश्चर्य से उसे देखती रह गई। गायत्री ने उसे टोकते हुए कहा, अरे प्रणाम करो, भूल गई क्या या पहचाना नहीं? यह बड़ी हवेली की बहू रानी। गायत्री के कहने पर जैसे सोनाली की तंद्रा भंग हुई। उसने अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ, बहू रानी को कैसे भूल सकते हैं, इनके तो बहुत एहसान है हमारे ऊपर। सोनाली को काटो तो खून नहीं, डर के मारे भी उसका बुरा हाल था। उसने दूर से ही बिंदिया के पैरों में पड़ते हुए कहा, कैसे आना हुआ बहू रानी, आज हमारी अपवित्र कुटिया को आपके चरणों ने पवित्र बना दिया। मैं अभी चादर लेकर आई। और ऐसा कहकर वह वैसाखी के सहारे दूसरे कमरे में जाने लगी और बक्से में से नई चादर ढूंढकर निकालकर चारपाई पर बिछा दी। गायत्री ने बिंदिया से कहा, हम जानते हैं हमारे पास आप लोगों जितनी सुख सुविधाएं तो नहीं, और ना ही हम इस लायक हैं कि आपको अपने घर में बुलाकर आपका स्वागत कर सकें, लेकिन अब जो भी है यही है, बैठ जाइए बहू रानी। बिंदिया ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम इन सब बातों को नहीं मानते हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आप लोग भी हमारी तरह ही हैं, बस ना जाने क्यों लोगों ने यह जाति और ऊंच नीच का भेद बनाकर रखा हुआ है। गायत्री, हमसे और इंतजार नहीं होता, अब तुमसे क्या छुपाएं, बस जल्दी से हमारी बेटी को हमारे पास ले आओ, हम उससे बात करना चाहते हैं। तुम चिंता मत करो, हम उसे यह नहीं बताएंगे कि वह हमारी बेटी है, बस हम एक बार उसको तसल्ली भर देखना चाहते हैं। हम अपनी आंखों में उसकी तस्वीर बसा लेना चाहते हैं। बस तुम एक बार हमारी उससे बात करवा दो, हम उसकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। इतने सालों से वह हमसे दूर थी और इतनी मुश्किल से वह हमें मिली है। बिंदिया की बात सुनकर गायत्री और सोनाली वहीं ज़मीन पर बैठ गई थी। मालती के लिए भी एक चौकी लाकर डाल दी थी। मालती उस चौकी पर बैठ गई थी। गायत्री ने बिंदिया को अपनी कहानी बतानी शुरू की। इस कहानी में कितनी सच्चाई थी, यह तो गायत्री ही अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन उसकी दुख भरी कहानी सुनकर बिंदिया की आंखों में आंसू आ गए। बिंदिया चारपाई से उठकर नीचे गायत्री के गले लग गई। मालती हैरानी से बिंदिया को देख रही थी। बिंदिया ने आंसू पोंछते हुए गायत्री से कहा, हे भगवान, तुम लोगों के साथ इतना बुरा हुआ और फिर भी तुमने हमारी बेटी को इतने प्यार से रखा। हम इतना बड़ा एहसान कैसे चुकाएंगे गायत्री, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक हम लोग हैं, इतना पैसा होकर भी किसी की मदद करने के लिए हमारे हाथ कांपते हैं, और एक तुम हो, हमारा दिया हुआ सारा धन गंवाकर भी तुम हमारी बेटी को इतने प्यार से पाल रही हो। और कोई होता तो कब का हमारी बेटी को यहाँ से निकाल दिया होता, लेकिन तुम सचमुच गायत्री, तुम तो देवी हो, तुम्हारा एहसान कैसे चुका पाएंगे हम। तुम साक्षात माता का स्वरूप हो। एक माँ के अंदर ही इतनी ममता हो सकती है जितनी तुमने मेरी बेटी के लिए दिखाई है। सच गायत्री, तुम बिल्कुल चिंता मत करना, तुम्हारे जितने भी बुरे दिन थे सोचो अब कट चुके हैं।
हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। अगर तुम चाहो तो गांव वापस आ सकती हो, तुम्हारा घर अभी भी वहां पर है। हम तुम्हें इतनी धन दौलत देंगे कि तुम तुम्हारी बेटी के साथ आराम से अपना गुजारा कर लोगी। लेकिन हमें लगता है कि तुम्हारा एहसान हम तब भी नहीं चुका पाएंगे। जो तुमने हमारे लिए किया है वह तो अनमोल है, उसका तो कोई मोल ही नहीं है। गायत्री आंखें झुकाए अपनी आंखों से घड़ियाली आंसू बहा रही थी और साथ में सोनाली भी अपनी माँ का साथ दे रही थी। और थोड़ी देर बाद सोनाली ने कराहते हुए उठकर खड़ी होते हुए गायत्री से कहा, माँ जरा अंदर तो चलो, रसोई में बहुरानी के लिए कुछ पका तो दें, इतनी दूर से आई है, अब ऐसे ही थोड़ी जाने देंगे। और वैसे भी बहुरानी तो कह रही है कि वह हमारे हाथ का खाना खा सकती है, क्यों है ना बहुरानी। बिंदिया ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। मालती अभी भी चुपचाप बैठी हुई थी और बिंदिया को देख रही थी। सोनाली गायत्री को लेकर रसोई में गई और उसने धीरे से हैरान होते हुए गायत्री से कहा, क्या चल रहा है यह सब? क्या ऊट पटांग कहानी सुना रही थी बहुरानी को? और कहाँ है इनकी बेटी? इतना बढ़ चढ़कर कह रही थी कि मैंने उसको ऐसे पाला वैसे पाला। कौन सी बेटी? देखा जाए तो उनकी बेटी तो हमारे घर पर 1 महीने भी ठीक से नहीं रही। कहाँ से लाओगे उनकी बेटी? खुद तो मरोगी और हमें भी मरवाओगी। यह क्या मुसीबत ले आई हो? गायत्री की आंखें चमक रही थीं। उसने अपनी सातिर मुस्कान बिखेरते हुए सोनाली से कहा, तुम्हारी माँ हूँ, मुझे ऐसा वैसा मत समझो। तुमसे कहा था ना कि गोटी अभी भी हमारे पाले में ही है। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम इस गरीबी से छुटकारा पाना चाहती हो तो जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करना। सोनाली ने भवें से सिकोड़ते हुए अपनी माँ से कहा, क्या करने वाली हो तुम? अब तो मुझे तुमसे डर लगने लगा है। गायत्री ने अपनी आंख नचाते हुए कहा, ना बेटी ना, मुझसे डरने की तुम्हें ज़रूरत नहीं। मुझसे डरे मेरे दुश्मन। तुम सुनो मैं क्या करने वाली हूँ। और ऐसा कहकर गायत्री ने सोनाली के कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर सोनाली हैरान रह गई। उसने गायत्री से कहा, माँ सच कहूँ मैंने एक से बढ़कर एक चालाक और बुरे लोग देखे हैं, पर तुम इसे अपनी तारीफ समझो या बुराई, लेकिन मैं यही कहूँगी कि तुम जैसा मैंने आज तक कोई नहीं देखा। तुम इतनी चालाकियाँ कहाँ से लाती हो? गायत्री ने हंसते हुए कहा, तुम पहले मुझे यह बताओ कि तुम्हें मेरा यह सुझाव कैसा लगा? सोनाली ने परेशान होते हुए कहा, देखो माँ, वैसे तो मुझे इसमें कोई समस्या नहीं लग रही है, क्योंकि मैं खुद ही अपनी गरीबी से तंग आ चुकी हूँ। तुम्हारे आने से पहले मैं इस चीज़ की आदी थी, लेकिन तुम्हारे आने के बाद मैंने जो सुख भोगे हैं अब मैं उनकी आदी हो चुकी हूँ। और देखा जाए तो हमें कुछ दिनों में अपनी बेटी की शादी भी करनी है। और क्यों ना हमारी बेटी की शादी राजसी तरीके से हो और राजसी खानदान में हो। इससे बढ़कर और क्या होगा? लेकिन इसके लिए हमें ज्योति को समझाना होगा। लेकिन उसे समझाना इतना आसान नहीं। वह पहले ही मुझसे नफरत करने लगी है। उसे समझाने के लिए भी कोई पैंतरा आजमाना होगा। गायत्री ने अपनी आंखें चौड़ी करते हुए कहा, वह सो तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, वह सब मैं देख लूँगी। बस तुम कहो तुम्हें इन सब में कोई परेशानी तो नहीं, और तुम्हारा वह पति वह कहीं कोई अड़चन तो नहीं डालेगा। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।